Hello everyone, my name is Udit Chhabra and I welcome you all to my YouTube channel GS with Udit Sir। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 10 ऑफ अवर MCQ सीरीज़ और इस वीडियो में मैंने जो इस संडे को PPSC का कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है और क्वेश्चन नंबर 11 to 20 जो हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं जो PPSC एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ये मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप चाहें तो मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कैबिनेट सिस्टम क्या हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है या नहीं किया, तो बिल्कुल सही है। ये कैबिनेट सिस्टम यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, और कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो प्रोविजन है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगी। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, नो, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने बोरो किया हुआ है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से बोरो किया है हमने, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। और उसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन इन द लोअर हाउस, तो ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड गलत है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर हो गया। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज और वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। देखो भाई, हमारे संविधान में टोटल कितने शेड्यूल्स होते हैं, तो देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें से जो 8वां शेड्यूल है, कौन सा शेड्यूल है, 8वां शेड्यूल, वो बात करता है लैंग्वेजेस की। और 8वें शेड्यूल में कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं, 22। कितनी हैं, 22, ठीक है। और जो ओरिजिनली कितनी थी हमारे संविधान में, 14 थी, उसके बाद बढ़ के कितनी हो चुकी हैं, 22 हो चुकी हैं, और कितनी नई ऐड हुई हैं, 8 ऐड हुई हैं। ये 8 कौन कौन सी हैं, तो आपको ये भी याद रखना है 8 कौन कौन सी हैं। अगर मैं बात करूँ 15वीं लैंग्वेज, तो ये कौन सी थी, सिंधी। कौन सी है ये, सिंधी, और सिंधी ऐड करी गई थी 21st अमेंडमेंट के बाद। इसके बाद 16, 17 और 18। 16 आ जाती है हमारी मणिपुरी, 17 आ जाती है नेपाली, और 18 आ जाती है कोंकणी। 18 कौन सी आ जाती है, कोंकणी। पहले इन चारों में से देखते हैं कोई ऑप्शन हमें दिख रही है, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। यहाँ पे कोई आ रही है, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, तो बिल्कुल कोंकणी आ रही है। और कोंकणी मैंने आपको बताया ना अभी 16, 17, 18, तो जो 17th लैंग्वेज है वो यही है। और ये वाली किस अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई है, जो 16, 17, 18 जो हैं ये ऐड करी गई हैं 71st अमेंडमेंट के बाद। कौन सी अमेंडमेंट के बाद, 71st, यानी कि ओरिजिनली नहीं थी ये, तो कोंकणी तो नहीं होएगी, ठीक है, तो ये तो नहीं होएगी। इसके अलावा जो कश्मीरी है और मैथिली, मैथिली अगर हम देखें तो अगर हम आगे देखें 19, 20, 21 और 22, 19 में कौन सी है, बोडो, कौन सी है, बोडो, और 20वीं कौन सी है, डोगरी, 21वीं कौन सी है, मैथिली, और 22वीं कौन सी है, संथाली। 22वीं कौन सी है, संथाली है, ठीक है। तो ये 21st कौन सी बोली मैंने, मैथिली, और ये चारों ऐड करी गई थी 92nd अमेंडमेंट के बाद, 92nd अमेंडमेंट। तो ऑप्शंस को देखो दोबारा से, मैथिली ऐड करी गई 92nd अमेंडमेंट के बाद, कोंकणी ऐड करी गई आफ्टर 71st अमेंडमेंट। तो ना ये है ना ये है, सेकंड और थर्ड तो नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता आंसर, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड नहीं है ना मैथिली, यानी कि मैथिली अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई, तो बचा क्या, सिर्फ कश्मीरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कश्मीरी, दैट इज ए ऑप्शन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये ट्रिकी क्वेश्चन कहूँगा इसे मैं, इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को ही रीड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे आंसर देंगे। Constitutional amendment is required to increase the retirement age of the judges of the high court। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, उन्होंने तो पूछा क्या, पहले ये देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे आपको एक अमेंडमेंट याद रखनी है, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या हुआ था, जजेस की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ा के कितनी कर दी गई थी, 62 ईयर्स कर दी गई थी। और आज भी हम देखें ना तो जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है, 62 ईयर्स ही है। ये कौन सी अमेंडमेंट की बात करी गई थी, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो सही होगी, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है,
तो देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे देश की पार्लियामेंट है वो एक हाई कोर्ट जजेस एक्ट लाई थी। कौन सा एक्ट लाई थी? हाई कोर्ट जजेस एक्ट 1954। इसमें जो है, इसमें बात करी गई थी किस चीज़ की? जजेस की, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को बढ़ाने की बात करी गई थी। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को बढ़ाने की क्या करी गई थी? बात करी गई थी इस एक्ट के थ्रू। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर जजेस की सैलरी को आपको बढ़ाना है तो इसके लिए आपको कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बाद जो जजेस की सैलरी है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। क्लियर? तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ए, दैट इज़ फर्स्ट ओनली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन नहीं है, इसको भी मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन मानूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950? तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखूं, ना बी है, ना सी है, ना डी है। डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं क्या है? क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं। एक एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? देखो, अगर तो एमपी बन रहा होगा लोकसभा से तो फिर मिनिमम एज कितनी चाहिए होगी? 25 साल। अगर तो एमपी बन रहा होगा राज्यसभा से, फिर मिनिमम एज कितनी चाहिए होगी यहाँ पे? तो मिनिमम एज चाहिए होगी 30 ईयर्स। कितनी चाहिए होगी मिनिमम एज? 30 ईयर्स। एंड डेफिनेटली दोनों चीज़ों में एक बात होती है दैट दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कहाँ का सिटीजन होना चाहिए? ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये होगी क्वालिफिकेशंस। अब बात आ जाती है कि डिस्क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ आएगी। तो डिस्क्वालिफिकेशन में देखो 3 चीज़ें आएंगी। या तो उस पर्सन ने किसी दूसरे देश की नागरिकता को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि दूसरे देश की नागरिकता ले ली है उसने और भारत की नागरिकता को त्याग दिया, भारत की सिटीजनशिप को त्याग दिया। दूसरा क्या हो सकता है कि उस पर्सन को अनसाउंड माइंड का एक पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? अनसाउंड माइंड का पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है बाय द कोर्ट, बाय द इंडियन कोर्ट। उसको एक अनसाउंड माइंड का पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया है। और पहला क्या बोला मैंने? किसी और देश का वो सिटीजन बन चुका है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके मेंबर्स को, यानी कि एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्लियर और नॉट? क्लियर है ना सभी को? ये पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाना आपने और कोशिश करनी है कि इनके आंसर्स एक बार आप कॉपी पे नोट करो। इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है, ठीक है, मेरे को बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप पीडीएफ नहीं डालते। तो देखो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम सेम वही नाम है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जीएस विद उदित सर, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, दैट इज ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों ही ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली में क्या लिखोगे? द वर्ल्ड बैंक एलोकेट्स वोट्स फॉर द मेंबर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर्स ऑफ बैंक्स कैपिटल स्टॉक हेल्ड बाय द मेंबर कंट्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। दूसरी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इंडिया करंटली होल्ड्स मोर देन 5% ऑफ द वोटिंग पावर इन द वर्ल्ड बैंक। तो देखो पहली बात तो ना, इंडिया अगर देखे ना इन टर्म्स ऑफ वोटिंग शेयर, तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा वो इसमें क्या बोलते हैं, होल्ड करता है अपनी वोट्स को, 7वें नंबर पे आता है इंडिया। बट अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो वो 5% नहीं है, कितना है? 3.2% है। कितना है? 3.2%, जो सेकंड स्टेटमेंट को क्या बनाती है? गलत बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो ए ऑप्शन, देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे 1 ओनली आना चाहिए था, 1 ओनली, जिससे आंसर क्या हो जाता? ए ऑप्शन हो जाता। क्लियर? अच्छा एक चीज़ और याद रखना कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने इंस्टीट्यूट्स आते हैं? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। कितने आते हैं? 5 इंस्टीट्यूट्स आते हैं वर्ल्ड बैंक में। एक तो हो गया IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एक हो गया IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एक होता है IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एक होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। 4 हो गए ना? IBRD, IDA, IFC और MIGA, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक यहाँ पे मैंने बताई नहीं आपको, एक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे उसका आंसर क्या है। ठीक है? अच्छा ये वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूट्स है ना, इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन आया था
पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को, जो 11 सितंबर 2022 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर नहीं आती, अंडर द वीकर सेक्शन कैटेगरी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, देखो अगर मान के चलो 100% जो है पैसा पड़ा है बैंक के पास लोन की फॉर्म में देने के लिए, तो इसमें से 40% हमेशा किसके लिए रखा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जैसे देख लो फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर आ सकता है, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए अगर किसी को लोन चाहिए तो वो भी बैंक कहाँ से देते हैं, ये पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए देते हैं, ठीक है। और ये 40% जो मनी है ये सिर्फ किसके लिए रिजर्व रखी जाती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। अब देख लेते हैं इनमें से कौन सी आती हैं अंडर द वीकर सेक्शन कैटेगरी ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो क्या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आता है, तो बिल्कुल आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आता है, बिल्कुल ये भी आता है। बेनिफिशरीज ऑफ द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, ये आता है, तो बिल्कुल आता है। डिस्ट्रेस फार्मर्स इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स, ये भी आता है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जैसे कभी होता है ना इंडिविजुअल प्राइवेट, आप किसी से लोन ले लोगे, ठीक है, मतलब वो बैंक वगैरह नहीं होगा, आप नॉर्मली किसी इंडिविजुअल से लोन ले रहे हो, तो वो हो जाते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एज नोटिफाइड, ये भी बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब सारे आते हैं ना ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एज नोटिफाइड, नोटिफाई कौन करता है इन्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। कौन नोटिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें नोटिफाई करता है। डीआरआई स्कीम को समझ लो कि ये क्या होता है यहाँ पे। डीआरआई स्कीम देखो यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो लोन दिया जाता है 4% इंटरेस्ट रेट पे। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो अगर आपकी इनकम 18,000 रुपीज़ पर एनम है रूरल एरियाज़ में, तो फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप अर्बन एरियाज़ में रहते हो तो कितने रुपए की आपकी पर एनम इनकम होनी चाहिए, 24,000 रुपीज़, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक बात मैं आपको और बता दूं, इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पे, जो लैंड है, ठीक है, जो इरीगेटेड लैंड है, कौन सा लैंड, इरीगेटेड लैंड, वो कितने एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर अनइरीगेटेड है, क्या है, अनइरीगेटेड है, तो ये कितना होना चाहिए, 2.5 एकड़, कितना, 2.5 एकड़, क्लियर। और कितना लोन मिलता है मैक्सिमम यहाँ पे, 15,000 लोन मिलता है। मैक्सिमम लोन कितना मिलता है, 15,000 मिलता है, ठीक है। और वो रीपे करने की जो ड्यूरेशन होती है वो भी कितनी होती है, 5 साल से 7 साल होती है, क्लियर हो गया। तो ये होती है डीआरआई स्कीम। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है जिनके ऊपर बाकी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं, तो इनमें से देख लेते हैं कौन कौन सी है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ये तो है, तीनों बिलोंग करती हैं। स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है। कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये भी हैं। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, माइनिंग, मेटलर्जिकल ऑपरेशन और फार्मास्यूटिकल्स, ये नहीं आती। तो क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने हमसे नॉट अ पार्ट पूछा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 7 तो होगी यहाँ पे, अगर आप पहली 3 ऑप्शन को देखो 7 तो इसमें ऑलरेडी कवर हो रही है ना, एक कवर नहीं हो रही, दैट इज 8th कौन सी आ जाती है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आ जाती है। अच्छा सच वो भी आ गई यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी आ गई। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा नहीं इन्होंने इंक्लूड किया यहाँ पे। हाँ, इसमें इन्होंने फर्टिलाइजर्स नहीं इंक्लूड किया। कौन सा नहीं इंक्लूड किया, फर्टिलाइजर। तो आपने याद रखना है ये 8 के 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, डी ऑप्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डिजाइनर ऑफ यादविंदर गार्डन सिचुएटेड इन पिंजौर ऑफ हरियाणा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो यादविंदर गार्डन है ना, ये इसको पहले पिंजौर गार्डन बोलते थे, यादविंदर नाम रखा गया, जो पटियाला के महाराजा थे यादविंदर सिंह, उनके नाम से इस गार्डन का नाम भी क्या रख दिया गया, यादविंदर गार्डन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन, नवाब फिदाई खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्सनैलिटीज़ ने अर्जुन अवार्ड लेने से मना कर दिया था, तो इसका सही आंसर है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने सन 2001 में अवार्ड लेने से मना कर दिया था। और अर्जुन अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स एंड हिज वर्क्स हैव बीन रॉन्गली पेड। रॉन्गली पेड पूछ रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कादर यार सोनी महिवाल, ये रॉन्गली पेड है। बाकी जितनी ऑप्शन देख रहे हो वो सारी सही हैं, ठीक है। हाशिम शाह सस्सी पन्नू, पिल्लू, मिर्ज़ा साहिबान और वारिस शाह हीर रांझा, क्लियर हो गया, ओके। द रूलर हु गेव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्री एट सूरत, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये।
अच्छा, ये जो मैं अब डिस्कस करूंगा ना 11 से 20, ये सारे क्वेश्चन इस संडे को पीपीएससी के एग्जाम में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जहांगीर। ठीक है, हम सबने पढ़ा हुआ है, जहांगीर ने परमिशन दी थी फैक्ट्री लगाने की, कहाँ पे, सूरत में। अगला क्वेश्चन है ब्लू वाटर पॉलिसी किस कंपनी की पॉलिसी थी? तो ये किसकी थी? ये थी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो बेसिकली इन्होंने ही सी रूट डिस्कवर किया था ना, पोर्चुगीज ने। वास्को डी गामा हम सब जानते हैं, इंडिया आए थे, तो इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था। तो अपने आप को ये सी का मास्टर बोलते थे, और ये चाहते थे कि ये सी रूट पे जो ट्रेड की मोनोपोली है उसको बरकरार रखें, यानी कि इनकी परमिशन के बिना जो सी रूट है वहाँ से कोई ट्रेड ना करे। इसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने लिखा था पगड़ी संभाल जट्टा? तो ये देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांके दयाल, इन्होंने लिखा था पगड़ी संभाल जट्टा। भगत सिंह के बारे में अगर मैं बात करूं तो भगत सिंह जो थे इन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। और एक क्वेश्चन बहुत फेमस है एग्जाम में कि जब इन्होंने बॉम्ब फेंका था तो इनके साथ इनके साथी कौन थे जिन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था? तो वो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। क्लियर हो गया? ओके, बटुकेश्वर दत्त। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच विलेज डिड दिस ग्रेट सिख वॉरियर वुमन माई पागो बिलोंग्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, जब्बाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, जब्बाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रिवर पे खानकी हेडवर्क्स बनाए गए थे जो कि 3 मिलियन एकड़ जो बैरन लैंड है उनको इरिगेट करने का काम शुरू किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चनाब। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? चनाब। चनाब इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ओके। Who among the following died during the strike by भगत सिंह and his associates in jail? तो देखो भगत सिंह को देखो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी हुई थी इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा केस? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्होंने क्या किया था? जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर थे, जिनका नाम क्या था? सॉन्डर्स। क्या नाम था? सॉन्डर्स। उनको इन्होंने मार दिया था। तो इसी केस में इन तीनों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो उससे पहले इन्होंने जेल में हंगर स्ट्राइक करी थी, और हमसे पूछ रहे हैं कि हंगर स्ट्राइक करते करते किसकी डेथ हो गई थी? तो किसकी डेथ हुई थी? जो इनके साथ एक और थे, जतिन दास, इनकी 64th डे पे इनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो सीधी सी बात है, कम्युनल अवार्ड्स कब आए थे? 1932 में आए थे। कब आए थे? सॉरी 1934 में आए थे, नहीं 32 ही था। ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो वो कब आया था? साइमन कमीशन आया था 1928 में। कैबिनेट मिशन प्लान ये आया था 1946 में, और वोवल प्लान आया था 1945 में। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले आ रहा है 2143 बी ऑप्शन बनता है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब क्रैमिंग, तुक्के वगैरह नहीं मार सकते थे। तो इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ है। राइटर्स को मैच करना है उनकी फेमस वर्क्स के साथ। सेकंड ऑप्शन देखो, अमृता प्रीतम, ये फेमस है। इसका आंसर क्या है? 2, यानी कि 2 किसके साथ मैच हो रहा है? 1 के साथ। ठीक है, ये 1 इस तरीके से लिखा ना इन्होंने, तो इतना तो समझ सकते हो आप। उसके बाद लहू दी लू, ये किसने लिखा हुआ है? जसवंत सिंह कनवाल। ठीक है। तो थर्ड किसके साथ मैच हो गया? थर्ड मैच हो गया, जस्ट सेकंड मैच हो रहा है सेकंड के साथ। ठीक है, थर्ड मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ। यहाँ देखो थर्ड मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ। ये तीनों, ये ऑप्शन देखो जरा, यहाँ पे फर्स्ट 1 के साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट 2 के साथ, फर्स्ट 2 के साथ, और बस एक ही है जो थर्ड के साथ मैच हो रहा है। और यहाँ पे भी क्या है? फर्स्ट थर्ड के साथ। तो आपने बाकी देखनी है नहीं, बाकी देखनी नहीं है, सीधा क्या कर देना है? फर्स्ट का आंसर क्या है? थर्ड, या सॉरी इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन, जिसमें पहली ऑप्शन मैच हो रही है थर्ड के साथ, यानी कि जो लहू दी लू है उसका आंसर क्या है? जसवंत सिंह कंवल। और उसके बाद अमृता प्रीतम का क्या है? पिंजर। और उसके बाद थर्ड में देखो संत सिंह सेखों, इनका क्या आ जाता है? इनका आता है लहू मिट्टी। और उसके बाद मोहन सिंह का क्या आता है? बूहे। मोहन सिंह का क्या आ जाता है? बूहे। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इनमें से कौन सी साइट पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करती? तो देखो आम खास बाग जो है ये फतेहगढ़ साहब में आ जाता है, बहादुरगढ़ फोर्ट आ जाता है अमृतसर में,
और इसके अलावा ये जो है खैरुद्दीन मस्जिद भी कहाँ आ जाती है, अमृतसर में। ये कहाँ पे आ जाता है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान। तो ये पंजाब में नहीं है ना, तो सही आंसर भी क्या है, बी ऑप्शन, दैट इज रोहतास फोर्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इनमें से कौन सा जो है फोक इंस्ट्रूमेंट नहीं है पंजाब का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी रवान हाटा, ये था सही आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये थे 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहिए जीएस विद उदित सर। मैं अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा। और आपको पता है, देखो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में जब तक एग्ज़ाम होएगा तब तक मैं रेगुलरली वीडियोज़ डालूंगा। तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन यूट्यूब एंड एज वेल एज इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।